हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मेरी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए सीरीज़ चल रही है। तो मैंने आपको हिंदी की 3 क्लासेस वैसे प्रोवाइड कर दी हैं, बट जो मैंने फ़र्स्ट क्लास प्रोवाइड करी थी आपको पता ही है, जैसा कि मैंने उसको रोक दिया था बीच में क्योंकि वो थोड़ी बड़ी है और फिर मैंने सोचा क्यों ना उसको लास्ट में आपको कराया जाए। तो मैंने 2 क्लास आपको वाच्य की भी दे चुकी हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2-2 दिन सीरीज़ चलाऊँगी हिंदी की, साइकोलॉजी की। जिसने टाइम टेबल वाली वीडियो ना देखी हो तो वो देख ले, उसी तरीके से हमारा टाइम टेबल रहेगा। तो मैं जैसे कि 2 क्लास करा चुकी हूँ। आज मैंने वैसे बताया था आपको वेडनेसडे में वीडियो नहीं प्रोवाइड करती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम था तो मैंने ये वीडियो प्रोवाइड कर दी है आपको। तो 2 क्लासेस आपको साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मैंने आपको अपनी जो इंस्पिरेशन वाली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आपको अगर साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करनी है तो किस चैनल से आपको जुड़ जाना चाहिए। अगर आपको थ्योरी वगैरह सब जाननी है तो आप उससे जुड़ सकते हैं, बट अगर फिर भी आपको किसी थ्योरी के कोई पर्टिकुलर थ्योरी है आपको जिसके बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं उसमें थ्योरी पर भी आपको वीडियो बना दूँगी, बट मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मुझसे अच्छा और वो टीचर पढ़ाती हैं, तो इसलिए आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी और वो भी मैं हिंदी को टारगेट करते हुए कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हिंदी में परेशान रहते हैं। इंग्लिश का उनको कंटेंट प्रोवाइड हो जाता है पर हिंदी में नहीं हो पाता है, इसलिए तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे, बट जो इंग्लिश वाले हैं वो भी जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। अब प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान की दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाएगा। इंग्लिश में मैं आपको बता देती हूँ, उसका जो क्वेश्चन है ये है व्हेन एक्वायर्ड नॉलेज इन वन सिचुएशन इज़ यूज्ड इन अनदर सिचुएशन इज़ कॉल्ड। मतलब कि वही जो समझ में आ गया होगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। सीखने की विधियाँ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि, तो क्या कहलाएगा। मतलब कि जब हमने कोई ज्ञान एक परिस्थिति में कोई भी हमने एक नॉलेज एक्वायर्ड की है किसी भी सिचुएशन में, जब उस सिचुएशन को हम अनदर सिचुएशन में उसका ज्ञान हम दूसरी सिचुएशन में लगाएंगे, स्थानांतरण करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा बताइए। सीखने की विधियाँ, मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने में स्थानांतरण, ट्रांसफर इन लर्निंग, सीखने में पठास, प्लेटो इन लर्निंग, या फिर सीखने में रुचि, इंटरेस्ट इन लर्निंग। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देती हूँ, वैसे इसका आंसर जो रहेगा सीखने में स्थानांतरण, इसका आंसर रहेगा ट्रांसफ़र इन लर्निंग। ठीक है, आंसर इसका ये है, बट फिर भी अगर आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं, जो मुझे लगेगा क्वेश्चन डिस्क्राइब करने का है तो मैं आपको डिस्क्राइब भी कर दूँगी। कि जैसे मान लिया हमने कोई स्टूडेंट है कक्षा में सीखता है कि 8 - 2 बराबर होते हैं 6। ठीक है, क्या सीखता है 8 - 2 बराबर होते हैं 6। ठीक है, तो वो सीखता है ये। तो अब शिक्षार्थी जब घर पे जाएगा, फ्रिज में रखे 8 अंडों में से 2 अंडे निकालकर वह ये समझता है कि फ्रिज में अब जो शेष अंडे कितने बचे हैं, 6 रह गए। तो वो क्या हुआ, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, उपयोग किया। तो ये क्या हुआ, सीखने में स्थानांतरण हो गया। ओके, तो इसका जो आंसर आपको मैंने बता दिया है, सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, देन आता है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब जब एक्सपीरियंस के द्वारा आपके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आएगा तो वो क्या कहलाएगा। मेमोरी, स्मृति, सीखना, लर्निंग, प्रेरणा, मोटिवेशन, या फिर चिंतन। चिंतन मीन्स थिंकिंग। तो क्या आएगा, स्मृति आएगा। जो आपका व्यवहार में परिवर्तन हुआ है अनुभव से, एक्सपीरियंस से, तो वो क्या आएगा, स्मृति में आएगा, सीखने में आएगा, या प्रेरणा में आएगा, या फिर चिंतन में आएगा जी।
जहाँ तक मुझे लगता है आपने ये जवाब दे दिया होगा, तो इसका आंसर होगा सीखना, लर्निंग में आएगा। ओके, तो सेकंड का आंसर था सेकंड। देन आता है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। स्टैटिक्स में द बार ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, कि बार ग्राफ की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? स्तंभ आकृति कहलाएगी, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवर्ती या रेखा चित्र। तो आपको इतना स्टैटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? जब स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया तो इजीली आपको पता चल जाना चाहिए, स्तंभ आकृति कहलाएगा, हिस्टोग्राम कहते हैं इंग्लिश में इसको, तो वो कहलाएगा। ओके, देन आता है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, मतलब कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है इंटेलिजेंस का? बाल्यावस्था चाइल्डहुड, शैशवावस्था इन्फेंसी, किशोर अवस्था एडोलसेंस, या फोर्थ है प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड। बताइए किस में सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास होता है? यस यस, तो इसका आंसर होगा सी, किशोर अवस्था। ओके, किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। ओके, देन आपका आता है फिफ्थ क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? किस पर होता है? किस व्यवहार पर आधारित होता है? मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ड अपॉन इंस्टिंक्ट, मोरालिटी, रियलिटी या फिर अटेंशन? जी, इसका आंसर होगा मूल प्रवृत्ति पर, इंस्टिंक्ट पर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया था, मतलब जो कोलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी थी उसमें किस पर एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने? कुत्ते पर किया था, वन मानुषों पर किया था, बिल्ली पर किया था या फिर चूहे पर किया था? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आ चुका है इसलिए मैं आपको इसका आंसर दे रही हूँ। वन मानुषों पर किया था। ठीक है, उस वन मानुष का क्या नाम था? कोई बताएगा मुझे? यस, उस वन मानुष का नाम था सुल्तान। सुल्तान उसका नाम था। ओके, सुल्तान नामक वन मानुष पर अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था, उन्होंने कोहलर ने सुल्तान नामक एक वन मानुष पर अपना वो किया था, अपना ये सिद्धांत का जो करा था ये इस पे वन मानुषों पर किया था। ओके, देन यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी उच्च होंगे। क्या? सर्जनशीलता। इंग्लिश में आपको और बता देती हूँ, इसका मतलब हुआ इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट चिल्ड्रन विद हाई इंटेलिजेंस क्वोटिएंट विल बी हायर इन क्रिएटिविटी, मीन्स सृजनशीलता, अध्ययन, स्टडीज, विश्लेषण करना, एनालाइजिंग। फोर्थ है अच्छे अंक प्राप्त करना, गेटिंग गुड मार्क्स। तो क्या है? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में वो भी क्या होगा, डैश उच्च होगा। यस, इसका आंसर होगा सृजनशीलता, क्रिएटिविटी। ऐसा नहीं है कि एक उच्च बुद्धि लब्धि वाला है तो उसमें उस क्रिएटिवपन भी उतना ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, देन आता है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। इंटरनल कंडीशन अट्रैक्टिंग अटेंशन इज ड्यूरेशन, अवधि, नवीनता, नोवेलिटी, इंटरेस्ट, रुचि, आकार, साइज। क्या आएगा? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? इंटरेस्ट, सी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी, रुचि। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। निम्न में से किस अवधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो किसका उपयोग हम स्मृति के मापन के लिए नहीं करते? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू मीजर मेमोरी? मेमोरी को मीजर करने के लिए नहीं किया जाता।
प्रत्याहान विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉल मेथड। ठीक है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो उसको लिख लिया कीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं PDF इसका। प्रत्याहान विधि, रिकॉल मेथड, तार्किक विधि, रीजनिंग मेथड, पहचान विधि, रिकॉग्नाइजेशन मेथड, पुनः सीखना विधि, रीलर्निंग मेथड। कौन सा आएगा? निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तो देखिए, प्रत्याहान विधि, रिकॉल मेथड, रिकॉग्नाइजेशन मेथड मीन्स पहचान विधि, और पुनः सीखना विधि, रीलर्निंग मेथड, ये तीनों मेथड यूज़ किए जाते हैं। ओनली तार्किक विधि नहीं यूज़ किया जाता। ओके, तो तार्किक विधि इसका आंसर होगा। स्मृति मापन के लिए तार्किक विधि का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, देन आता है 10th, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास द्वारा किया गया, डैश के विकास डैश द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। टैट की स्पेलिंग जो इंग्लिश में उसके फुल फॉर्म है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय साइमन, होल्समैन, मूरे या बेलॉक? बताइए। जो ये क्वेश्चन है, ये मेनली तो खैर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी टेट का है ये। ठीक है, 2016 का होगा शायद क्वेश्चंस, ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये सब तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप जब तक आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। किसने किया है? टैट का विकास किसके द्वारा किया गया है? बताइए। यस, सी, मूरे के द्वारा। ओके, मूरे के द्वारा। देन आता है 11th क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज। विषय केंद्रित शिक्षा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड, क्रिया केंद्रित, क्रिएटिविटी बेस्ड या फिर एक्टिविटी बेस्ड, या फिर बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। बताइए। क्या आएगा? बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा, ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे ही बेस्ड है सारा हमारा करिकुलम, तो यही आएगा इसका आंसर। ओके, देन आता है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? क्या संबंधित नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से? ये पूछा गया है। निरंतरता का सिद्धांत, ये तो है। वर्गीकरण का सिद्धांत, या फिर समन्वय का सिद्धांत, या व्यक्तित्व का सिद्धांत? क्या संबंध नहीं है पूछा है इसमें, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आता है, क्लासिफिकेशन आता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, समन्वय का सिद्धांत भी आता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत। ओके, देन चलते हैं 13 पर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग? कौन से लॉ पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम मतलब लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, या लॉ ऑफ एसोसिएशन, सहचार्य का नियम? बताइए। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना का सोपान किस पर आधारित है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा तत्परता का नियम। तत्परता के नियम मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस पे आधारित है। ठीक है, ओके, देन 14 पे आ जाते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का प्रथम सोपान, द फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, या फिर पृथक्करण? बताइए। जर्नलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, परसेप्शन, या डिफरेंटिएशन? फर्स्ट स्टेप कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का। यस,
इसका आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। ओके, चलिए। प्रेषणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। प्रेषणात्मक ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय टॉलमैन, बेंजुरा, थॉर्नडाइक या फिर कॉलर। किसके द्वारा दिया गया था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज गिवन बाय, यस ये बहुत इजी है, बेंजुरा के द्वारा। ओके, देन 16 क्वेश्चन, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। पावलोव, स्किनर, वॉटसन या फिर थॉर्नडाइक, बताइए किसने दिया था प्रभाव का नियम? प्रभाव का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाय द लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? जी, थॉर्नडाइक के द्वारा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है, क्या है बताइए? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान क्या होगा? मीन्स द इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेट ऑफ अटेंशन आर रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बी है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। सी है प्रकाश, ध्वनि, गंध या फिर डी है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। क्या होगा बताइए? अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है, इसका आंसर होगा ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है, देन आता है 18, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्या है? स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजीज। यस, ये बहुत ही ईजी है, गर्भावस्था से किशोर अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, देन है आपका 19, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ के ने अलग ना हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। मतलब वो वाली अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम। देखिए ये पूरी सीरीज़ जो होगी 30 क्वेश्चंस में कराऊंगी, क्योंकि मैं जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निपटाती रहूँगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ इसमें ही मिंगलअप करके दूंगी, तो इसलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। बताइए, द सिचुएशन यूजली कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ मदर 21st क्रोमोसोम पेयर टू सेपरेट इज नोन एज। क्या कहलाएगी वो अवस्था? वो कहलाएगी डाउन सिंड्रोम। क्या किस कहलाएगी? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, देन 20 है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोलबर्ग, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल मॉरलिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड। बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है आपकी जो ये नैतिकता है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा 20 का? यस, इसका होगा ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल। फिर आपका आता है 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? इसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज। तो ये जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको। इसमें क्या है कि आपको सही क्रम बताना है कि पहले अंडाणु बनता है या शुक्राणु बनता है या ब्लास्टोसिस्ट 3rd नंबर पे आता है, युग्मनज लास्ट नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको इसका क्रम देखना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर है फर्स्ट आपका अंडाणु बनता है, फिर शुक्राणु, फिर युग्मज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो ऐसा कहाँ बन रखा है?
फोर्थ में बन रखा है, तो फोर्थ आपका ये आंसर होगा। जो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूरी नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, इनको आप याद कर लें, या फिर ये ऐसे क्वेश्चन जो पेडागोजी में कुछ अलग हटके हैं, पेडागोजी से नहीं है, थ्योरी से रिलेटेड है, या कुछ अलग पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, तो आप उसको नोट डाउन कर ले कीजिए, ठीक है। अंतर्मुखी, बहुमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट आपने सुना होगा। काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटीज क्लासिफाइड बाय, किसके द्वारा क्लासिफाइड की गई है? क्रेशनर के द्वारा, जंग के द्वारा, शेल्डन के द्वारा या स्प्रेंगर के द्वारा? बताइए किसके द्वारा? यस, जुंग के द्वारा दिया गया ये। ओके, चलिए आज के लिए सेशन इतना ही, बिकॉज कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। कल से मैं आपको पूरे 30 क्वेश्चंस कराया करूँगी। प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड लर्निंग विद खुशबू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।